नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बेर एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर। मतलब कि जो जेंडर को लेके अलग अलग दृष्टिकोण या इंग्लिश में बोले व्यू पॉइंट या पर्सपेक्टिव है, जिसके बेसिस पे हम जेंडर के कॉन्सेप्ट को बेटर समझ सकते हैं कि जेंडर का कॉन्सेप्ट क्यों है, कैसे डेवलप हुआ, इसका ओरिजिन क्या था, वो कौन से कंडीशंस थे जिनके बेसिस पे या जिनकी वजह से जो है हमारे समाज में जो है या हमारी सोसाइटी में जो है जेंडर एग्जिस्ट करता है। इस तरह के सारे क्वेश्चन, यानी कि जेंडर को लेके हमारे दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्यूरोसिटी अराइज होती है या जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को हम जब स्टडी करते हैं तो इनको हम कुछ एक डिफाइंड प्रोसीजर से करते हैं या एक डिफाइंड पर्सपेक्टिव से करते हैं। तो ये जो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं जो कि हमें जेंडर को बेटर समझने में मदद करते हैं, जेंडर के रोल को, जेंडर रोल के डेवलपमेंट को समझने में मदद करते हैं, ये हमें समझने में बहुत ही ईजी होता है। चलिए मैं आपको अब डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमने सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करना है तो हमें जस्ट ये समझना पड़ेगा कि आखिर एक पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बात करोगे तो हम कह सकते हैं कि इन अ सिंपल वर्ड पर्सपेक्टिव मीन्स एन ओपिनियन और एन एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग। मतलब सपोज जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारे सामने एक टाइगर खड़ा होता है और हमारे ही सामने एक कोई नॉर्मल पेट एनिमल जैसे कि डॉग, बफेलो, काऊ, कैट या किसी तरह का कोई जिसको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पालतू जानवर है। इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है। इन दोनों को देख के हम उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक टाइगर को या कोई भी वाइल्ड एनिमल को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बियर को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जो है टाइगर को, लॉयन को या फिर कोई भी ऐसा जानवर जो कि आपको हार्म कर सकता है, वाइल्ड एनिमल देखते हो, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है कि ये आपको हार्म कर सकता है। तो आपने एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है कि जो जंगलों में रहते हैं, जिनको कि हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, जो कि हमको हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारे लाइफ के लिए वो डेंजर है, वो सारे वाइल्ड एनिमल होते हैं, उनको हम वाइल्ड एनिमल कहेंगे। तो वाइल्ड एनिमल हम उनको कह रहे हैं जो कि हमारे एक सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। उसी के डिफरेंस में आप अगर बात करते हो पेट एनिमल को, तो हम पेट एनिमल किसको कहते हैं? ऐसे एनिमल जो हमको कोई हार्म नहीं करते, जिनको कि हम अपना पेट बना सकते हैं, यानी कि अब घरों में रख सकते हैं, हमारे साथ वो सिंपली रह सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो हमको हार्म नहीं पहुंचाते, हमारे फ्रेंड की तरह रहते हैं। जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, बकरी हो गई, मतलब कि काऊ, बफेलो, गोट, इस तरह से बहुत सारे बर्ड्स होते हैं तो जिनको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, तो इनको आप कहते हो पेट एनिमल। तो ये हमने दो वर्ड क्यों डिफाइन किया, आप वाइल्ड एनिमल के लिए और आपके डोमेस्टिक एनिमल के लिए? रीज़न हमारा एक पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव मतलब एक ओपिनियन है कि ये जो जानवर है ये वाइल्ड एनिमल। तो जब हम टाइगर को देखते हैं तो हम डरते हैं, और जब हम काऊ को देखते हैं तो घबराते नहीं है। रीज़न, काऊ को देखते ही हम उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर को देख के हम भागने की कोशिश करते हैं। बेसिक रीज़न क्या है, हमने एक पर्सपेक्टिव बनाया है कि वाइल्ड एनिमल जो होता है वो हार्म कर सकता है, जबकि जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जो पेट एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते। तो बेसिक उम्मीद करता हूं कि आप अभी समझ गए होंगे कि पर्सपेक्टिव मतलब एक ओपिनियन, एक व्यू पॉइंट, एक सर्टेन डेफिनेशन जो हम किसी चीज़ के लिए रखते हैं विदाउट एनी बायस। अगर कोई जानवर, अगर कोई पेट एनिमल ही है, और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई डॉग है, कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली है, अगर वो बिल्कुल आपके एग्रेसिव हो जाए और हमको हार्म पहुंचाना शुरू करे, तो हम उसको भी क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल बोलने लगते हैं। रीज़न, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो हम पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि सिर्फ किसी बायस के बिना किसी प्री कॉन्सेप्ट के हम जो सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं उसको जज करते हैं, उसके कॉजेज़ को जानते हैं और उसके बेसिस पे हम चीज़ों का एग्जामिनेशन करते हैं।
चलिए, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव को मैं डिटेल में नहीं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर पर्सपेक्टिव को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इशू, अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरियस कॉजेज एंड मेकिंग कंक्लूजन और डिसीजन जो कि विदाउट एनी बायस और प्री कॉन्सेप्शन इन ए रीजनेबल वे विदाउट एग्जैगरेटिंग द टॉपिक। मतलब कि पर्सपेक्टिव का मतलब होता है, परसेप्शन का मतलब होता है, पर्सपेक्टिव का मतलब, एक पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंस है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि ये एक एबिलिटी होती है या एक प्रोसेस होता है जिसे हम किसी सर्टेन प्रॉब्लम के ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसके कॉजेस को पता करते हैं बिना किसी प्री कॉन्सेप्ट के। अगर मान के चलिए आपके सामने कोई केस मिल जाता है तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये चीज़ पहले ऐसी हुई है, इस वजह से अभी जो मेरे सिचुएशन दिख रही है इसमें भी ऐसा होगा। नहीं, आपको जब भी कोई केस मिलता है, आप जब किसी पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल नए तरीके से सोचते हैं। हम कोई प्री कॉन्सेप्ट या प्री जजमेंट लेकर, या हम बोलते हैं ना कि जजमेंटल होकर नहीं करते, उसके बारे में कोई प्री कॉन्सेप्शन या बायस्ड होकर रिजल्ट मतलब उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। तो सिंपल प्री कॉन्सेप्शन के साथ नहीं, बिना किसी बायस के जब हम किसी इशू का, किसी प्रॉब्लम का हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका कॉज ढूंढते हैं, उसके इश्यूज का रीज़न ढूंढते हैं और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस का भी पता लगाते हैं, तो ये जो होता है पूरा प्रोसेस को हम एक बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो जब इसी चीज़ को हम जेंडर के साथ में जोड़ के देखते हैं, when we try to add this concept to gender या gender role development, तो फिर हम देखते हैं कि जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी हम अगर कुछ मेन पर्सपेक्टिव से देखें तो हम बेटर समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जेंडर को एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, यानी कि हमारी सोसाइटी किस तरह से जो है कंट्रीब्यूट करती है या किस तरह से देखती है जेंडर में या जेंडर के रोल के डेवलपमेंट में, तो हम बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर जेंडर क्यों एग्जिस्ट करती। सिमिलरली इंडिविजुअल भी, एक आदमी के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल के अंदर भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या इंडिविजुअल का भी जो माइंड होता है, जो बिहेवियर होता है, वो भी कहीं ना कहीं बिहेवियर भी जो होता है कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है जेंडर रोल के डेवलपमेंट में, या हम जेंडर के अगेंस्ट या जेंडर के रिस्पॉन्स में कैसा बिहेव करते हैं। तो इंडिविजुअल बिहेवियर को जब हम एनालाइज करते हैं, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को जब हम जानना चाहते हैं किसी जेंडर के लिए, तो फिर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो जब हम सोसाइटी के डायरेक्शन से देखते हैं कि सोसाइटी की नज़रों से जब हम अपने जेंडर को देखना चाहते हैं, किसी जेंडर का एनालिसिस करते हैं, तो इसे हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। और जब एक किसी इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से हम किसी जेंडर का एनालिसिस करते हैं, या जेंडर के लिए हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरह से हमारा बिहेवियर होता है, किस तरह से हमारा बिहेवियर चेंज होता है, इस तरह की चीज़ों को जब हम एनालिसिस करते हैं, उसके कॉजेज़ को पता करने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मानव यानी कि जो ह्यूमन है, उसके माइंड, उसके पर्सनालिटी और उसका इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूशन है या उसका इफेक्ट क्या होता है जेंडर के रोल डेवलपमेंट में। और जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटी, हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वो किस तरह से जो है सोशल जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके जेंडर रोल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो होपफुली इस कॉन्सेप्ट को अभी तक आप समझ गए होंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इस चीज़ को देख लेते हैं, ताकि अगर आपको आंसर लिखना हो तो वहाँ पर भी ईजी हो जाए। देखिए यहाँ पे करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, मतलब हम जब भी सोशियोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू analyze the origin of gender to understand the conditions that led to the formation of gender role। तो जब हम किसी भी पर्सपेक्टिव, चाहे वो आपका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो, जब भी हम इन दोनों पर्सपेक्टिव या कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव बात करते हैं फॉर जेंडर, मतलब हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि आखिर ये जेंडर है क्या, जेंडर के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन क्या है, जेंडर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता, वाई जेंडर रोल आर डिफाइंड, जेंडर रोल होते ही क्यों हैं, जेंडर रोल को
कौन एग्जिस्ट करने में मदद करता है, जेंडर रोल क्यों हमारी सोसाइटी में हमेशा से डिफाइंड है, या सोसाइटी में आप देखोगे कि सोसाइटी टू सोसाइटी भी और लोकेशन टू लोकेशन, बात कर रहा हूँ मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन, फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आप देखो कि जेंडर रोल भी स्टैटिक नहीं है बल्कि ये चेंज भी होता रहता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इन सब चीज़ों को अगर हम जानना चाहते हैं तो कभी ना कभी हम चीज़ों को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो जब अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम जेंडर को देखेंगे तो हम जेंडर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चाहे वो अच्छे क्वेश्चंस हों, पॉजिटिव क्वेश्चंस हो, नेगेटिव क्वेश्चंस हो, या कोई इशू हो, हम सब चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, उसके कॉजेज़ को जान सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस को पता कर सकते हैं। सो जब पर्सपेक्टिव हो हमारा सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो इससे हमें हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड वाई सोसाइटी एंड इंडिविजुअल नीड जेंडर रोल। हमारे सोसाइटी में या हमारी सोसाइटी को या इंडिविजुअल को जेंडर रोल्स की क्यों रिक्वायरमेंट है। फिर हम समझ सकते हैं हाउ एंड वाई जेंडर रोल्स कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट, आखिर जेंडर रोल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है। How an individual and society looks toward a particular gender, एक सोसाइटी और एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर जेंडर की ओर किस तरह से दिखता है, या हमारा क्या व्यू पॉइंट होता है किसी जेंडर को लेके। माफ करिएगा दोस्तों, सॉरी, थोड़ा जुकाम है। What is the contribution of society and individual in the formation of gender and gender role? हम इससे ये भी समझते हैं, जब हम लोग सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को स्टडी करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि सोसाइटी किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है जेंडर रोल के फॉर्मेशन में या जेंडर रोल को डिफाइन करने में, और इंडिविजुअल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है जेंडर रोल के फॉर्मेशन में, या जेंडर आइडेंटिटी के फॉर्मेशन में, जेंडर इनइक्वालिटी के फॉर्मेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। मतलब ऐसे बहुत सारे जो फिनोमेना है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, या जो बहुत सारे बिहेवियर्स हैं, ये क्यों होते हैं, इसमें सोसाइटी कैसे कंट्रीब्यूट करता है, एक इंडिविजुअल हम और आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं थ्रू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, थ्रू साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। व्हाट इज रोल ऑफ नेचर एंड नर्चर इन जेंडर रोल डेवलपमेंट। देखिए नेचर का क्या रोल है, किस तरह से नेचर ऐसी कंडीशंस को प्रेजेंट करता है हमारे सामने, या किस तरह से नर्चर यानी कि जिसमें हमारा बोल सकते हैं कि लालन पालन जिसके हम बोलते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग जो होती है किस तरह से अफेक्ट करती है जेंडर रोल के डेवलपमेंट में, या जेंडर को लेके हमारा जो एक व्यू पॉइंट डेवलप होता है उसके डेवलपमेंट में। हाउ कल्चर, रेस, लैंग्वेज, एथनिसिटी, रिलीजन इम्पैक्ट जेंडर रोल डेवलपमेंट। तो इन सारी चीज़ों को हम बेहतर समझ सकते हैं जब हम सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब जेंडर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को आप समझ पाए होंगे और इनका क्या एडवांटेज है, क्यों हमें ज़रूरी है जेंडर को समझने के लिए, इन दोनों अलग अलग व्यू पॉइंट से भी जेंडर को समझने के लिए। आइए आज समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो थियरीज हैं आपके, जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को फॉलो करती हैं या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पे डेवलप की गई हैं, और फिर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे जो डिफाइंड कुछ सर्टेन थ्योरीज हैं उनको यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। तो चलिए पहले देखते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखिए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, हाँ, सो इसमें पहला जो आता है ये हमारा फंक्शनल यानी कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव थ्योरी, या इसे हम बोलते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव थ्योरी। सो इसमें ये बोलता है कि सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए जो है जेंडर या जेंडर रोल डेवलपमेंट या जेंडर का एग्जिस्टेंस, जेंडर रोल का एग्जिस्टेंस जरूरी है। दूसरी थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसमें ये बोलता है कि सोसाइटी एक ऐसा जो हमारी सोसाइटी है, जो ह्यूमन रेस है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि पावर की डोमिनेंस होती है। मतलब लोग पावर को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो पावरफुल हो वो हमेशा पावरफुल ही रहे, और उसके लिए वो सर्टेन कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो आपकी सोसाइटी की बात हो या फिर फैमिली लेवल पे। फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली में आप देखोगे मोस्टली अभी भी वर्ल्ड अक्रॉस आप देखोगे कि पेट्रियार्चियल जो है सोसाइटी है, तो उसमें क्या होता है कि मेल का डोमिनेशन है फैमिली के डिसीजन मेकिंग में। फैमिली रिलेटेड कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है या फैमिली में जो इफ़ेक्ट की बात होती है, जो आप बोल सकते हैं ना कि जो
प्रायोरिटी की बात होती है वो किसको दिया जाता है, मेल को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इस तरह से अपने आप को डेवलप करती है, इस तरह से रोल डिफाइन करती है, इस तरह से जेंडर के रोल को डिफाइन किया है या वर्क को डिफाइन किया है कि जिससे कि मेल का डोमिनेंस हमेशा बना रहे, यानी कि पावर जो है हमेशा मेल के टाइप में शिफ्ट किया रहा है, यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो फिर पावर का बैलेंस बनने लगेगा और जिससे कि जेंडर रोल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो शायद फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पावर को हमेशा बनाए रखने के लिए, पावर हमेशा अपने पास रखने के लिए कहीं ना कहीं ये जेंडर रोल जो है एग्जिस्ट करता है एंड इट इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, देखिए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये भी कहता है, एक जो व्यू पॉइंट है, एक थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है, ये है सिंबॉलिक इंटरेक्शन की। सिंबॉलिक इंटरेक्शन कहता है कि हमारी सोसाइटी में जो हम लोग जेंडर रोल्स के बारे में जो समझते हैं या जो हमारा व्यू होता है या हम जो जिस तरह का बिहेव करते हैं हमारे सामने वाले के साथ, वो कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सामने वाले को किस तरह से समझ रहे हैं। अगर हमारे सामने वाला जेंडर जो है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में उसकी किस तरह की सिंबॉलिक है, यानी कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सामने कोई फीमेल आ जाती है तो हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है या हम लोग थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे फ्रेंड हो, अगर जैसे मेल आते हैं तो हमारा बिहेवियर कैजुअल ही रहता है। तो मतलब एक जनरल से एग्जांपल बता रहा हूँ। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन बोलता है कि हम बेस्ड ऑन जो हमारे दिमाग में सिंबल्स है रिलेटेड टू जेंडर, या हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट पहले से हैं रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर जेंडर, हम उसी तरह से बिहेव करते हैं और इसी के बेसिस पे हमारे दिमाग में जो जेंडर रोल्स का एक कॉन्सेप्ट है और जेंडर रोल हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे इसी तरह से डेवलप होते चले आए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थियोरी है जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही रिलेटेड है या उस पर ही बेस्ड है, जो कि जेंडर रोल के एग्जिस्टेंस को समझाती है या जेंडर रोल क्यों एग्जिस्ट करता है उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी हद तक हमें मदद करती है। वो है फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिकल थ्योरी। देखिए फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये हमें ये बात को बताने में हेल्प करती है कि सोसाइटी में हमेशा फीमेल्स को डाउन करने की कोशिश की जाती है, यानी कि डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है ताकि जो मेल का डोमिनेंस है सोसाइटी में वो हमेशा बना रहे। फॉर एग्जांपल क्यों की जाती है? ताकि मेल का डोमिनेंस बनाए। इसीलिए महिलाओं को जो है हमेशा से जो है ऐसे वर्क असाइन किए जाते हैं या ऐसी एक्टिविटी दी जाती है जिसमें कि उनका रोल ज़्यादा जो है हाईलाइट ना हो या उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जो है लोगों को वैल्यूबल ना लगे। तो इसी वजह से जेंडर के रोल डिफाइंड है, जेंडर रोल डेवलप हुए हैं और यही चीज़ें सालों साल से हजारों साल से चलती आ रही है और इसी की वजह से जेंडर का जो एक जेंडर बायस बोल सकते हैं या जेंडर डिफरेंस जो है हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब ये मैंने आपको ब्रीफली बताया। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये PDF के नीचे इन सारे को मैंने डिटेल में डिस्कस किया और अगले वीडियो में मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखिए साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो होता है जेंडर का, इसमें हमारा है एक इवोल्यूशन थ्योरी। इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में अगर आप लोग अवेयर होंगे तो आप सबको ही पता है कि एक चीज़ होती है कि इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का। पहले हम लोग हंटर्स थे, उसके बाद में हम लोग एग्रीकल्चर में आ गए, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है फिर एक सिविलाइज सोसाइटी यानी कि अर्बनाइज सोसाइटी में रहने लगे। तो इवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि जो जेंडर रोल जो है ना, ये जो जेंडर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है ये एक्चुअली सरवाइव करने का जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन का, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए धीरे धीरे जेंडर रोल बना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इनिशियली जब ह्यूमन जो है हंटिंग करता था तो क्या होता था कि हंटिंग करने के टाइम में यूजुअली बाय नेचर बायोलॉजिकली आप देखोगे फीमेल थोड़ी सी वीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा कि मेल का होता है। तो कई बार क्या होता था कि फीमेल वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते थे या वैसी हंटिंग नहीं कर पाते थे जैसा कि मेल कर पाते थे। और अगर दो लोग एक ही काम को कर रहे होते थे तो उसमें होता था कई बार जो है फीमेल्स कई बार डेंजर में हो जाते थे या उनको भी लॉस होता था लाइफ का। तो इस तरह की चीज़ों को समझते हुए सर्वाइव करने की जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है उसको फॉलो करते हुए, सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए लोगों ने क्या किया, जो हंटिंग सोसाइटी के लोग थे उन्होंने किया कि जो मेल होंगे वो
सिर्फ हंटिंग करेंगे और फीमेल्स क्या करेंगी, जो घर है उनका, जो भी प्लेस जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर वो रहेंगी, अपने आप को सेफ रखेंगी और जो बच्चे हैं या फैमिली से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनकी बिलोंगिंग्स हैं उनकी देखभाल करेंगे। अब धीरे धीरे ये चीज़ें लगातार बनती रही, सब सोसाइटीज़ में ये चीज़ें लोग एक्सेप्ट करते चले गए और धीरे धीरे इस तरह का रोल जो है एकदम परमानेंट होता चलेगा और इसी तरह से जेंडर के रोल जो डिफाइन हो गए कि मेल हंटिंग करेंगे या उस तरह के काम जो भी मतलब जिसमें कि ज़्यादा पावर या ज़्यादा स्ट्रांगनेस की ज़रूरत होती है वो सारे मेल करेंगे, और जिसमें कि लव, अफेक्शन, केयर, इस तरह की चीज़ें या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है वो फीमेल करेंगे। तो इस बेसिस पे कहीं ना कहीं जो है इवोल्यूशन हुआ, आपका इवोल्यूशन के बेसिस पे, लिविंग के इंस्टिंक्ट पे, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने भी कहीं ना कहीं जेंडर रोल के डेवलपमेंट में अफेक्ट किया। बट ये तब तो बिल्कुल जस्टिफाइड था, बट आज की सोसाइटी में जब हम हंटिंग सोसाइटी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट इतना यूजफुल नहीं है, और ये इसीलिए जो है आज जो है जेंडर को लेके इतना हम लोग जो है अवेयर हो रहे हैं या इसके ऊपर हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है बायोसोशल थ्योरी ऑफ जेंडर रोल डेवलपमेंट। देखिए बायोसोशल, जो नेचर ने हम लोग को बायोलॉजिकली जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया बॉडी का, चाहे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, चाहे हम लोग नॉर्मल बॉडी की बात करें या एक्टिविटी की बात करें, बिहेवियर की बात करें, मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस तो होता है। तो बेस्ड ऑन दैट डिफरेंसेस सोसाइटी बोलती है कि अगर आपके अंदर फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आपको जो है फीमेल जैसा ही बिहेव करना चाहिए, और अगर आपके अंदर मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेल जैसा बिहेव करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल लड़कों को जैसे कि फ्रॉक नहीं पहनने दिया जाता, डॉल से नहीं खेलने दिया जाता, इसी तरह लड़कियों को जो है आउटडोर गेम अब तो खेलते हैं लेकिन यूजुअली मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, पहले तो नहीं माना जाता था, या बॉयज़ की तरह जो है जो काम बॉयज़ कर रहे हैं उस तरह वो नहीं करते, खासतौर पर जैसे कि रात को नहीं घूमना, ड्रिंकिंग नहीं करना, ऐसे कोई भी काम जो यूजुअली बॉयज़ को करते हुए देखा जाता फीमेल्स नहीं करते। रीज़न क्योंकि ये बायोलॉजिकल बेसिस पे जो सोसाइटी ने सर्टेन गाइडलाइंस अपने लिए बनाई हैं सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए, सोसाइटी के स्मूथ रनिंग के लिए, वो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है इसके बेसिस पे भी जेंडर का डिफरेंस हुआ है, जेंडर रोल डिफाइन की गई, और इसे हम लोग बोलते हैं बायोसोशल थियरी ऑफ जेंडर रोल डेवलपमेंट। इसके बाद है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बेंड्यूरा ने दिया, ऑल्बर्ट बेंड्यूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सोसाइटी में जो भी हम जेंडर को लेके या जेंडर आइडेंटिटी के बारे में या जेंडर रोल के बारे में जो भी सीखते या समझते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने से सीनियर और जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट वन है, सिग्निफिकेंट एल्डर्स हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे भाई, हमारे फ्रेंड्स, उनको देखकर हम उनको इमिटेट करते, उनके बिहेवियर को कॉपी करते कि वो जो है दूसरे जेंडर के साथ में या सेम जेंडर के साथ में किस तरह से बिहेव करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से सर्वाइव करते हैं, अपनी लाइफ में किस तरह से वो कंडक्ट करते हैं अपने आप को। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस में जो छोटे लोग होते हैं यानी छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग वन होते हैं, वो कॉपी करते हैं और धीरे धीरे उस रोल को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो होता है अपने फादर को जो अलग अलग एक्टिविटी, चाहे वो बाइक चला रहा हो, चाहे वो बाहर जाके मार्केट में परचेज कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, ऐसी चीज़ों को देखकर वो जो है चीज़ें सीखता है कि वो किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करता है, सोशलाइज होता है, किस तरह से वो लोगों को मोरल वैल्यू सीखता है, इस तरह की चीज़ें वो अपने फादर सीखता है। इसी तरह लड़कियां या लड़के जो है अपनी मदर से भी वैसी चीज़ें सीखते हैं जो एक फीमेल को करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ों को देख कर हम समझते हैं, जैसे कि मदर घर का काम करती हैं तो लड़कियाँ इन चीज़ों को देख कर अपनी मदर को फॉलो करती हैं, और लड़कों भी ये समझते हैं कि घर का काम सिर्फ महिलाएं करती हैं तो यानी कि फीमेल्स ही करती हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी जो है हम कहीं ना कहीं अपने जो बड़े होते हैं उनको देखकर धीरे धीरे सीखते हैं। और लास्ट है जेंडर स्कीमा थ्योरी, यानी कि जेंडर को लेकर हमारे दिमाग में एक स्कीमा डेवलप होता है जो कि समय से डेवलप होता ही चला जाता है। जैसे जैसे हम इट स्टार्ट फ्रॉम जो हम चाइल्डहुड से हमारे दिमाग में एक स्कीमा डेवलप हो रहा होता है पर्टिकुलर जेंडर को लेकर, चाहे मेल हो या फीमेल। और ये जेंडर स्कीमा जो है टाइम के साथ में जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इन्फॉर्मेशन या जेंडर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते चले जाते हैं, हमको मिलता है थ्रू स्कूल, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू सोसाइटी, हमारा ये स्कीमा जो जेंडर को लेके वो चेंज होता रहता है। तो और धीरे 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 करके आप देखोगे कि ये स्कीमा बदलता चला जाता है, मॉडिफाई होता चला जाता है या कंप्लीटली चेंज ही हो जाता है। और जेंडर के स्कीमा की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं हम जेंडर के रोल के लिए अवेयर होते हैं, जेंडर के रोल को समझते हैं, और कहीं ना कहीं जेंडर स्कीमा जो है ये भी एक बहुत बड़ा
बेसिस है, इसीलिए हम इसे कहते हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी, जो कि हमें जेंडर रोल डेवलपमेंट में या जेंडर के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। तो इन सारे थ्योरीज के बेसिस पे भी हम जेंडर रोल को समझ सकते हैं और इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों बताया कि क्या हो सकता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। अगर इनको आपको डिटेल में देखना दोस्तों, या ये पीडीएफ आपको चाहिए हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। ये देखिए सारा डिटेल में मैंने कर दिया है, आप इसको आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, मैंने आपके लिए कर दिया है। तो आप एक बार देख लो, मैंने धीरे धीरे स्क्रॉल कर दिया है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ, तो आपको अगर चाहिए हो तो ये आप डिटेल में भी मुझसे ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।